मायके की रेशमी साड़ी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, बुरा मत मानना। अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है, हम कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ की भेजी हुई साड़ी हमें काम वाली बाई को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस देखकर तो गिफ्ट भेजती ना। या गिफ्ट ना भेजें, हमें किस चीज़ की कमी है। रेखा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें घूरते हुए शिकायत भरे लफ्जों में अपनी बहू भावना को बोल रही थी। भावना सिर्फ अपनी सास की बातों को सुन रही थी और चुपचाप अपनी कीमती साड़ियों को और सूटों को बैग में पैक कर रही थी। कल वो अपने मायके जा रही थी, वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर भावना ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाला निम्न मध्यम वर्गीय मायके जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसी और उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब राहुल उसके साथ उसके मायके गया था तो वहाँ का परिवेश और लोगों के व्यवहार देखकर असहज महसूस कर रहा था। इसके अलावा एक दिन का वाकया जिसमें उसके कमरे में बिना इजाज़त के मोहल्ले की भाभी घुस गई थी और उसके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी, उसे और ज़्यादा असहज महसूस कर दिया था। वैसे गांव के आम बात होती है, वहाँ के लोग अत्यंत भोले होते हैं। वहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पहले बड़े पले बड़े राहुल उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुंचते ही अपनी माँ से सारी कहानी बता दी और उसकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी जिसे भी परिवार में मौका मिले वे ये वाक्या की चर्चा कर खूब हंसते हैं। तभी से भावना ने सोच लिया था कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वह राहुल को लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। कहाँ खो गई भावना? बैग पैक हो गया हो तो चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से आया के हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। राहुल ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज़ लगा रहा था। अभी ऐसी बोलकर अभी आई ऐसा बोलकर भावना चाय के साथ पकोड़े लिए देखकर राहुल मुस्कुरा पड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोला, मायके जा रही हो? कुछ चाहिए भी? अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जेवर या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती तोहफा? वैसे अगर तुम्हारी सहेली ने मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे मम्मी पापा से मिल भी लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ आऊँ। अरे उसकी क्या ज़रूरत, 6 घंटे का सफ़र है, ड्राइवर तो जा रहा है साथ में, मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जेवरात रखे हैं, वही पहन लूँगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दो बारात के दिन पहनने के लिए। भावना मुस्कुराकर बोली। भावना की फरमाइश पर राहुल ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीद कर उसे दे दी। अगले दिन भावना अपने मायके रवाना हो गई। शादी के 8 महीने होने को थे, पर भावना अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, या भावना का मितभाषी होना। भावना अपने पति से भी ये बोल नहीं पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सबके सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि इनके मायके में एक यही भावना है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को ना ब्याहते। भावना को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को आपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपहास का पात्र क्यों? लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय के भाव को समझ नहीं पाता। राहुल ने कई बार कोशिश की कि भावना उससे खुलकर बात करे, पर हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। राहुल उसकी सकुचाहट की
उसके ग्रामीण परिवेश का होना समझता था। भावना और राहुल की शादी उसकी बुआ ने कराई थी। भावना का सौंदर्य और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए उसे चुना। भावना सर्वगुण संपन्न लड़की थी, जिसने विवाह के तुरंत बाद ही ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। भावना भी वहाँ खुश थी, सभी उसे प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता। उसके ससुराल वालों के लिए उसका मायका नॉन एक्सेप्टेबल था, जिससे वह दुखी और शांत रहती थी। राहुल भावना का फोन आया था कि वह कुछ और दिन मायके में रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है, रह लो, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब तुम्हें इतनी सुविधाओं की आदत लग गई है कि खुद वापस आ जाओगी कुछ दिनों में। राहुल के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुन राहुल असमंजस में पड़ गया था। आज भावना की सहेली जिसकी शादी थी, उसका फोन आया था कि वह उसे शादी में नहीं आने का उल्लाहना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर उसके पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। भावना से रिक्वेस्ट भी की थी, कोई आए ना आए कोई बात नहीं, अपने पति को अपने संग जरूर लाना। जबकि भावना ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला कि उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक से रुकने के लिए फ़ोन कर दिया, जबकि उसे पता है कि कल उसका और मेरा हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम है। फ़ोन वह मुझे भी कर सकती थी। सैकड़ों सवाल के साथ राहुल खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद भावना को फ़ोन मिलाया, उसका नंबर स्विच ऑफ था। भावना का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना राहुल को परेशान कर रहा था। एक सप्ताह बीत गया, पर सुमन का भावना का कोई फ़ोन नहीं आया। कोई समाचार नहीं आने से राहुल और उसका परिवार परेशान हो गया। भावना के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। राहुल की माँ खुद वहां जानकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। राहुल ने उन्हें मना किया और ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी और खुद वहां जाने के लिए तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि सुमन की सहेली के मोबाइल पर बात की जा सकती है। उसकी सहेली से बात करने से राहुल के पांव तले जमीन खिसक गई। भावना शादी में डांस करते हुए गिर गई थी, उसके पांव में चोट लगी थी। सुनते ही आनन फानन में राहुल अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह भावना पर बहुत नाराज हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस लेकर आया। घर जाने से पहले वह उसे अस्पताल लेकर गया। भावना के पांव में सिर्फ चोट नहीं थी, उसका पांव फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब भावना हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफ़ी नाराज थे। बात फिर वहीं आकर रुकी कि भावना के मायके में किसी को औपचारिकता निभाना नहीं आता। भावना गिर गई, बीमार थी, तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करें, और भावना बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई। भावना ने कॉल करके भी मुझे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? हमें वे अभी तक पराया मानती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता हम सबसे कहाँ गलती हो गई कि हमारी बहू शादी के 8 महीने बाद भी हमें पराया समझती है, वगैरह वगैरह। भावना की सास बड़बड़ा रही थी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे माँ, भावना को ठीक हो जाने दें। गुड़िया, जो भाभी का ख्याल रखो, और गुड्डू, तुम भावना को उठने बैठने में मदद किया करना। राहुल ने मुद्दे में दखल अंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वह भी भावना से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच रेखा जी ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई। पूजा पर पंडित जी के साथ वह और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे, इसलिए उन्होंने भावना के मायके से आई हुई साड़ी को वह जो इस बार लेकर आई थी पहन ली। इतने दिनों में पहली बार
भावना के मायके की साड़ी उन्हें पसंद आई। पूजा में भावना को विभिन्न राहुल व्हील चेयर पर बैठाकर राहुल लेकर आया था। मोहल्ले की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होने आई थी। पूजा संपन्न होने के बाद रेखा जी की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा नई है तो इसे ही पहन लेती हूँ। रेखा जी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं रेखा जी, ये साड़ी तो मेरे स्टोर की है। राहुल ही तो लेकर आया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू मायके जा रही थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, ये वही पड़ोसन है जिसकी साड़ी का स्टोर है मोहल्ले में। रेखा जी को भावना की झूठ पर अत्यंत क्रोध आ रहा था। किसी तरह उन्होंने सारे अतिथि को विदा करा और फिर पूरा घर सर पर उठा लिया। राहुल भी मन ही में साड़ी पहचान चुका था और उसने भी स्वीकृति दे दी कि ये साड़ी वह भावना के लिए लाया था। एक बार फिर भावना के झूठी होने की बात सबके सामने आ गई। भावना रोई जा रही थी और रेखा जी अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। रोना बंद करो भावना, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओ। क्यों तुमने अपने सहेली के शादी के कार्ड के बारे में झूठ बोला? क्यों तुमने अपने पाँव टूटने की बात नहीं बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? और क्यों तुमने माँ को झूठ बोला कि यह साड़ी तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट की है? राहुल आज बहुत गंभीर होकर सवाल कर रहा था। राहुल के पिता और उसके भाई बहन भी ये जानना चाहते थे। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी बोलती रहूंगी। अगर आप लोग मेरे मायके का इस तरह उपहास करेंगे। मैंने अपनी सहेली का आमंत्रण इसलिए छुपाया कि आप मेरे मायके नहीं जाएं। वहाँ जाकर आप उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से आने के बाद वहाँ के परिवेश का मजाक बनाते हैं। मेरे माता पिता अपने दामाद के स्वागत में हर तरह की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा ना हो। भावना की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसकी स्वीकृति यहाँ पर खड़े सारे लोगों की झुकी नज़र दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी भावना की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी भावना के ससुर जी बोल पड़े, भावना जब राहुल के साथ उसके परिवार को स्वीकार कर उन्हें अपना प्रेम दे रही है तो फिर भावना का परिवार इससे वंचित क्यों हो? विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन ही नहीं, दो परिवार का मिलन होता है जिसमें एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में रहन सहन के अनुसार ढलना पड़ता है तो भावना उससे बाखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ है ही अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो सहज नहीं होता। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ से जाने के बाद भावना अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर के बड़े होने के कारण मुझे बच्चों और राहुल को इस तरह से उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैं तुम्हारी हर सुख सुविधाओं को तुम्हारे मायके से जोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं वचन देती हूँ कि जिस तरह से तुमने पूरे परिवार को स्वीकार किया है, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक स्त्री होकर कैसे भूल गई कि एक स्त्री का मायका उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनते ही भावना ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक कट कर लीजिए। उसकी अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से सभी घर के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। इस हंसी में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान का रंग था। एक स्त्री होने के कारण आप भी भावना की बात से ज़रूर सहमत होंगे।
हम बहू की इज्जत करते हैं, उसे प्यार भी देते हैं और उससे जुड़ी उसकी भावनाओं की कद्र भी करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक लड़की अगर अपने से आर्थिक कमजोरी वाले परिवार में भी आ जाती है तो उसे अपनाती है, स्वीकारती है और अपने से मजबूत आर्थिक स्थिति वाले परिवार में भी खुद को एडजस्ट करती है। वह दोनों हाल में परिवार को जोड़ती है, अपने पति के साथ उसके परिवार को भी अपनाती है। तो यही अपेक्षा वे अपने नए परिवार से क्यों ना करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।